हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। मैं मनीष बादू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, और इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने टेंस की कुछ बेसिक बातों को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टेंस को लेकर या फिर उससे जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक बातें हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करें उससे पहले पिछले वाले वीडियो के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने बात की थी दोस्तों कुछ बेस फॉर्म की, जैसे डू, बी, हैव, जिसके आधार पे हमने टेंस को आगे बढ़ाने का काम किया, और साथ ही हमने उन्हीं के आधार पे टेंस को आइडेंटिफाई करने का काम किया, उनको पहचानने का काम किया। दोस्तों, हमने बात की थी 3 प्रकार के टेंस की, जैसे कंटिन्यूस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूस की। और आज हम बात करें, एक टेंस हमारा बचा था इंडेफिनेट टेंस, जिसके बारे में हमने कम चर्चा की थी। वैसे हमने इनडायरेक्टली उसको पढ़ने का काम किया था, बट आज हम पूरी तरह से उसको पढ़ने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें टॉपिक को शुरू करने से पूर्व दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वरना आपको कसम लगेगी, पता है ना किसकी। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, माइंड मत करना दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनेट टेंस की। उसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, फिर हम बात करेंगे परफेक्ट की, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस की। दोस्तों, सबसे पहले हम इंडेफिनेट की बात करेंगे कि उसका टेंस किस प्रकार से बनता है, उसका सेंटेंस जैसा होगा उसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे हम टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, देखना आप कौन सा टेंस होगा, वो पहचान करनी है आपको। जैसे आई प्ले फुटबॉल, उसके बाद हम लिख रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई हैव प्लेड फुटबॉल, लिख सकते हैं हम। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, या फिर इससे आगे कोई भी समय दिया हो तो वो हम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहचानने की बात करेंगे टेंस को कि टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर की। तो हमने कुछ बातें की थी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब वो प्रेजेंट होता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिखाई दे इसका मतलब वो पास्ट होता है। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे इसका मतलब वो एक्शन है जो परफेक्ट में होता है। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको दिखाई दे इसका मतलब वो टेंस का जो एक्शन है वो कंटिन्यूस में हो रहा है। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ सेंटेंस जैसे वर्ब के साथ एस का यूज़ करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो जिनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके आधार पे आपको समझनी है, तो आप इनको बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने प्रेजेंट की बात की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, पास्ट की बात की हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म से, तो फिर फ्यूचर की पहचान कहाँ से होती है। तो हमने बात की थी कि विल अगर दिया हो या फिर शैल दिया हो तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस की वहाँ से पहचान होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ब की, तो यहाँ पे वर्ब हमारे पास कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली दी हुई है, तो हम नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। हम डायरेक्ट कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये किसका है, प्रेजेंट का है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और इसके बाद हम बात करें जैसे एम, तो हमने पढ़ा था ये जो कंटिन्यूस की पहचान करें, कंटिन्यूस का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी यूज हुआ है, इसका मतलब वो कोई भी काम है वो कंटिन्यूस में चल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंटिन्यूस है कौन सा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो हमें पता चला यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से कि एम दिया हुआ है, और हमने पढ़ा है कि एम क्या होता है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर, और उसके बाद बी खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है,
प्रेजेंट में लगती है। वैसे अगर बात करूँ थर्ड सेंटेंस की, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, और हैव आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट का है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। और मैंने यह भी बताया था आपको कि अगर वर्ब दो एक जैसी हो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो हमें कैसे पता करना है कि वो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। दोस्तों हमें पता चलता है कि अगर अकेली फॉर्म दे रखी है वर्ब की, तो फिर हमें पता चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अदरवाइज़ वो अगर थर्ड फॉर्म हुई तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्प वर्ब जरूर दी होगी, हैज़, हैव या फिर हैड। दोस्तों इससे हमें पता चला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट। हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है वो एक्शन है, वो परफेक्ट में है, और हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए मतलब वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ये। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ हैव और बीन और प्लेइंग। तो हमें पता है कि हैव तो आपको पता है प्रेजेंट में लगता है, और बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर मैंने आईएनजी यूज कर दिया, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट का है। अच्छा, अगर मैं यही इस प्रकार से यूज़ करूँ इनको, जैसे थोड़ा सा पहचान करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे ईडी लगा दिया, मतलब प्लेड कर दिया, इसका मतलब वर्ब की अकेली आई है फॉर्म, सेकंड और थर्ड एक जैसी हो, जब अकेली फॉर्म आए तो हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट में लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। इससे पिछले वाला जो सेंटेंस था जिसके अंदर एडी नहीं लगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और इसका मतलब है वो प्रेजेंट का था। और मैंने जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई, इसका मतलब ये टेंस किसका हुआ, पास्ट का हुआ। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे वॉज यूज़ करता हूँ दोस्तों, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने एम यूज़ किया, इसका मतलब प्रेजेंट था। और वॉज आपको पता है बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, इसलिए ये टेंस किसका हुआ, पास्ट का हुआ, और पास्ट कंटिन्यूस। चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करें हेड। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो आपको पता है हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट में लगती है, तो पास्ट परफेक्ट। यहीं पे मैं हेड यूज़ कर दूँ तो इसका मतलब हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में लगती है, बीन थर्ड फॉर्म, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि हम पहचान किस प्रकार से करते हैं टेंस की, कि प्रेजेंट है पास्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा रहा फ्यूचर। तो फ्यूचर की पहचान कैसे होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, कि फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, गिवन सेंटेंस में अगर आपको विल और शैल दिखाई दे, इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। और ध्यान रखना, आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रहे, इसके बाद आप वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल का, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, आजकल आई और वी के साथ भी विल का यूज़ होने लगा है, बट कभी भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे आप आई और वी के साथ शैल ही यूज करोगे। चलिए ये तो बात रहती है बाद की, जब हम इसको फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट कुछ चीज़ों को समझने की बात थी कि इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो उसे हम समझने का काम करते हैं। देखिए अगर मैं लिखता हूँ यू विल प्ले क्रिकेट, तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कि विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो और कोई एक्शन ना हो, ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना कंटिन्यूस जो आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब वो यहाँ से पता चला हमें कि विल किसका है, फ्यूचर का है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट कह सकते हैं हम। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं हम, यू
will be going to market। दोस्तों ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था कि विल या सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रही है बी आपकी बेस फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे यूज हुई है। और साथ में मैंने बताया कि विल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसलिए मैंने यहाँ पे बी लगाया है। यहाँ से पता चला ये फ्यूचर है और उसके बाद मैं आईएनजी यूज़ कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैं विल या सेल के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ। उसके बाद बात करता हूँ मैं परफेक्ट की। तो ध्यान रहे, परफेक्ट सेंटेंस वही होता है जिसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू विल हैव गॉन टू मार्केट। ये इस प्रकार का सेंटेंस है दोस्तों। देखना, ध्यान देना कि सबसे पहले क्या दिखाई दिया आपको, विल, और मैंने बताया कि विल सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हैव बेस फॉर्म भी है, हैव बेस फॉर्म भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और अगर मुझे यहाँ पे परफेक्ट शो करना है तो आपको पता है हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और मुझे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल गई, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। आगे बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यू विल हैव। दोस्तों परफेक्ट करने के लिए मुझे हैव की ज़रूरत पड़ी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, और उसके बाद आपको पता वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है, आपको पता है बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। और उसके बाद अगर मैं कंटिन्यूस में करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गोइंग। तो यहाँ से पता चला परफेक्ट, और यहाँ से आईएनजी फॉर्म से पता चला ये कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके बाद अदर वर्ड आ सकते हैं और टाइम भी दिया जा सकता है। ये तो बात रहती है सेंटेंस या टेंस को पहचानने की कि टेंस किस प्रकार का है। अब हम आगे बात करने वाले हैं पर्सन की, कि इंग्लिश के अंदर पर्सन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के पर्सन होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आज का जो सेशन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे की जितना भी टेंस आप पढ़ने वाले हो उसका बेस है ये, आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। पूरा वीडियो देखना प्लीज़। दोस्तों अगर बात की जाए पर्सन की, तो इंग्लिश के अंदर 3 टाइप के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की, फिर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, और फिर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। दोस्तों अगर बात की जाए फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर एक हमारा रहता है आई और एक रहता है वी। सेकंड पर्सन की अगर बात की जाए तो सेकंड पर्सन में आता है यू। वहीं अगर बात की जाए थर्ड पर्सन की, तो दुनिया में जितने भी बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। जैसे ही है, शी है, इट है, या फिर दे, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, वो थर्ड पर्सन में आती है। अब दोस्तों बात रहती है कि इसके अंदर प्लूरल फॉर्म में कौन से हैं और सिंगुलर में कौन से हैं। तो मैं बता दूं, जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ आई, वी, यू और दे, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे सिंगुलर है। अलग से लिखने का मैं प्रयास करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करता हूँ प्लूरल फॉर्म की और उसके बाद सिंगुलर की। दोस्तों अगर बात की जाए प्लूरल की, तो उसके अंदर आपका आई रहता है और वी रहता है फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन रहता है आपका यू, और थर्ड पर्सन आपका दे। बाकी जो बच गए ही, शी, इट, ये सारे के सारे सिंगुलर में आते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो
प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, आई, वी, यू और दे। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आई आपका ऑलवेज प्लूरल रहता है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूस की अगर बात की जाए तो आई के साथ हमेशा वॉज का यूज़ किया जाता है, न कि वर का। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आई हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, बाकी सभी के अंदर प्लूरल फॉर्म में रहता है। कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं हम इसको। आई वर रीडिंग, और उसके बाद आई वॉज रीडिंग। ये दो सेंटेंस हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। रॉन्ग की बात की जाए तो ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला राइट है। कैसे है? क्योंकि आई के साथ वर का यूज़ नहीं करते, आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आई पास्ट कंटिन्यूस के अंदर एक सिंगुलर की तरह, एक वचन की तरह ट्रीट किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात रहती है सिंगुलर प्लूरल की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों नीड पड़ी हमें इन्हें पढ़ने की। दोस्तों, हमें सिंगुलर और प्लूरल क्यों पढ़ना पड़ा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि एक सेंटेंस के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट दिया होता है और एक वर्ब दी होती है। गिवन सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। अब हम ये देखते हैं कि इस सब्जेक्ट और इस वर्ब से क्या संबंध है, इन दोनों से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इन दोनों के अंदर बहुत ही गहरा रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, उससे भी ज़्यादा गहरा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा यही चाहता है कि ए वर्ब, तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, जैसा मैं हूँ ना वैसी ही तू रहेगी। गलत बात है ना, बट कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब जब दोनों एक साथ होते हैं तो क्या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या फिर वर्ब सब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हुआ ना तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। दोस्तों, यही रहता है इसका इम्पोर्टेंट जो भी कंसेप्ट है। देखिए, अगर बात रहती है प्लूरल की, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। इसी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने बहुत बार एरर देखे ऐसे कि आपका सब्जेक्ट दे दिया जाता है सिंगुलर और वर्ब आपको मिलती है वहाँ पे प्लूरल। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा। दोनों फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए, दोनों सिंगुलर में हो तो सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल। इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा। अब हम बात करते हैं कि वर्ब कब प्लूरल होती है और सब्जेक्ट कब सिंगुलर या प्लूरल होता है। इन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसी नाउन की या फिर किसी वर्ब की, कि इनके साथ हम एस या एस लगाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, नाउन के साथ अगर एस या एस का यूज़ करते हैं या फिर आई ई एस का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज़ करें या फिर आई एस का यूज़ करें तो इसका मतलब वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। यही इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ कि नाउन जैसे आपको शुरुआत में मिलता है, जैसे मैंने लिख दिया बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, जो भी है, तो इनके साथ अगर मैं एस या एस का यूज़ करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एस लगाया, यहाँ पे एस लगाया, या ई एस या आई एस, वो कब लगता है वो मैं बताऊँगा। बट यहाँ पे अब बात रहती है कि इनको प्लूरल फॉर्म में कैसे किया जाए। तो मैं इसके साथ एस लगा दिया मैंने, इसलिए वो प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि बचपन से ये क्या था, सिंगुलर में था। वैसी बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब जैसे प्ले है, ईट है,
कुछ और भी हो सकती है। ध्यान रखना, आपको ये पता है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और आपको ये भी पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही वर्ब का जन्म होता है। और अगर मैं इसके साथ एस या एस का यूज़ कर दूं तो इसका मतलब वर्ब के साथ एस या आई एस या फिर आई एस का यूज़ करने पे वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। इसका मतलब अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या आई एस फिर आई एस आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब का जब जन्म हुआ था तो वो प्लूरल फॉर्म में ही हुआ था। हम उसके साथ एस या ई एस या आई एस का यूज़ करके उसे सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि अब हमें इन दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होता है वैसी वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, उसके साथ एस या ई एस या फिर आई एस का यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ वर्ब है जो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है और आई एस कहाँ लगता है। वही कंडीशन नाउन में रहती है और वही कंडीशन वर्ब में रहती है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एस ई एस या फिर आई ई एस कब लगता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए और किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और कब लगता है एस, कब ई एस लगता है, कब आई एस लगता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ई एस का यूज़ कहाँ लगता है। अगर किसी भी वर्ब या नाउन के अंत में एस एच, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड ये वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको उसके आगे ई एस का यूज़ करना होता है। मतलब ये वर्ड दिखाई दे उसके बाद ई एस का यूज़ करना होता है। बाकी सभी के साथ आप एस का यूज़ करोगे, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए और नाउन को प्लूरल करने के लिए। अब बात रहती है कि आई ई एस का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बता दूं कि किसी भी नाउन या वर्ब के अंत में आपको वाई दिखाई दे और उस वाई से पूरा आपका कॉन्सोनेंट हो तो फिर आप उस वाई को हटाकर क्या लगाते हो, आई ई एस का यूज़ करते हो, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए और नाउन को प्लूरल करने के लिए। अब बात रहती है कि अगर वाई से पूरा हो कोई वोवल हो, वोवल आप समझते होंगे जैसे ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वर्ड अगर दिखाई दे तो इसका मतलब आपका वाई नहीं हटेगा, आप डायरेक्ट उसके साथ एस लगाओगे। एस लगाकर उसको सिंगुलर या प्लूरल करने की कोशिश करोगे। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में इसके आधार पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। मैंने अक्सर एग्ज़ाम में देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप इनको एक बार अगर समझना है तो दोबारा उसको देखना, कोशिश करना, आपको समझ आएगा। अब मैं कुछ वर्ब्स लिखूँगा यहाँ पे जिनके आधार पे मैं बताऊँगा कि किसके साथ आप एस या आई एस या फिर आई एस का यूज़ करते हो, कौन कौन सी वर्ब्स है वो। तो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रीड या फिर ईट या फिर गो, रन, वॉच, कैच, वॉश या फिर प्ले, फ्लाई, क्राई। इनके साथ हम या तो एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे या फिर आई ई एस लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन वर्ब को हम सिंगुलर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखना, अगर मैं वर्ब के साथ रीड के साथ यूज़ करूँगा तो इसमें से मुझे बताओ कि
क्या आएगा, SES या IS। हमें पता है कि मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे SH CH OX ZSS, तो आप ES लगाते हो, अदरवाइज़ आप S का यूज़ ही करोगे, तो इसलिए S लगेगा। यहाँ पे भी आपका S लगेगा। यहाँ पे देखो उन वर्ड्स में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे SS SH CH OX Z। इनमें से अगर कोई वर्ड आपको अंत में दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है, ES लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो गो आपकी वर्ब होती है और आपको पता है O इसके अंत में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, ES का यूज़ करोगे। वैसे ही रन है तो रन के साथ आप S का यूज़ करोगे, क्योंकि उनमें से कोई वर्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वहाँ पे वॉच नेक्स्ट हमारा वर्ड है, वर्ब है वॉच के साथ आप ES का यूज़ करोगे, क्योंकि CH अंत में दिखाई पड़ रहा है हमें। कैच वैसी कंडीशन इसमें रहेगी, वॉच वही कंडीशन यहाँ रहेगी। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। उसके बाद प्ले के साथ मैं S लगाऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या यूज़ करते हो, IES का यूज़ करते हो, ऐसे सॉरी FLIES फ्लाइज, Y को हटाकर, ध्यान रखना इस बात का। वैसे क्राई है तो IES। और क्यों किया है मैंने, क्योंकि Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है इसलिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, Y से पहले अगर कोई वोवल हो, जैसे देखो इस प्ले के अंदर Y से पहले A दिखाई दे रहा है, A आपको पता है एक वोवल होता है, तो इसके साथ आप ऐसी कोई कंडीशन यूज़ नहीं करोगे, आप Y को हटाओगे नहीं, डायरेक्ट आप उसके साथ S का यूज़ करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमने इनके साथ जो SES का यूज़ किया है तो वो किस प्रकार से हुआ है। हम सब्जेक्ट और वर्ब के आपस में जो रिलेशन है उसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि आई प्ले फुटबॉल, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ शी ईट फूड, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू, नेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे रीड लिख देते हैं, कोई भी हमारे पास ऐसी वर्ब हो, रीड बुक। इसके आगे शायद नीचे की जो भी चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं रहेगी आपको। चलिए यहाँ तक बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आई आपको पता है कि ऑलवेज प्लूरल में रहता है और वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो दोनों चीज़ें एक जैसी है, तो ये सेंटेंस सही है। क्योंकि इसके साथ SES लगाते हैं वर्ब के साथ तब वो सिंगुलर होती है, अदरवाइज वो जन्म से ही बहुवचन फॉर्म में होती है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखो शी, आपको पता है सिंगुलर होता है और वर्ब के साथ कोई SES नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वर्ब क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब ये दोनों एक जैसी नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसको सही करने के लिए मुझे ईट के साथ SES का यूज़ करना पड़ेगा। वो तो बात रहती है ES का कब होता है, IS का कब होता है, ऐसी कुछ कंडीशन इसमें है नहीं, तो मैं डायरेक्ट S का यूज़ करूँगा। उसके बाद देखो ही के बाद आपको दिखाई दे रहा है गो। आपको पता है ही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और गो वर्ब आपकी प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसे भी सिंगुलर करना पड़ेगा। अब तो ये सेंटेंस गलत है, सही करने के लिए मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के अंत में ओ दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए गोज कर दिया मैंने। वैसे यू आपको पता है प्लूरल है और वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में है, तो ये दोनों चीज़ें तो एक जैसी है। यहाँ पे अगर SES होता, सिंगुलर होती वर्ब, फिर तो ये गलत होता, लेकिन ये दोनों एक जैसी कंडीशन दे रखी है, तो ये सेंटेंस भी आपका सही रहा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है। ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके आधार पे हम आगे की चीज़ें, आगे की जो भी बातें हैं या पढ़ने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों विदा लेता हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।